ये अरे हाथ में दिया। अरे हाँ, अब बाप मर गया ना, मगर तू फिक्र नहीं करना, मैं ना, अरे इतने सारों को मैं पाल रहा हूं तो तेरे को रोटी डाल दूंगा। हाँ? ले ले रोटी ले। क्या हुआ, दूसरी चाहिए? ये ले ले। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। मनीषा ताई, शंकर भाऊ, मैं आपको टेम्पो नहीं दे सकता, मुझे माफ करा। ऐसा नका ना बोलो अप्पा, अगर आप हमें टेम्पो नहीं देंगे तो हमारी सब्जियां, हमारे फल हम मंडी तक कैसे लेके जाएंगे? सब यही सड़ जाएंगी। भारी नुकसान हो जाएगा अप्पा, बर्बाद हो जाएंगे अप्पा हम। जानता हूँ शंकर भाई, क्या कर सकता हूँ। मेरे दोनों ड्राइवर कोरोना से 14 दिन के क्वारंटाइन में भर्ती है, अब कौन चलाएगा टेम्पो? चल मनीषा, अपना नसीबत खराब आए। नसीब और किस्मत इंसान खुद बनाता है शंकर। अप्पा, तेरा टेम्पो मेरे को देगा? तो क्या करेगा टेम्पो? मैं चला कर लेके जाएगी मुंबई। तू मजाक क्यों कर रही है? अरे नहीं, मला येते चालवायला और मेरे पास लाइसेंस भी है। अप्पा, मेरे बाबा ने मुझे टेम्पो, ट्रैक्टर सब चलाना सिखाया है। मैं अपनी सब्जियां लेके जाएगी, तू बोल देगा? देख, तुझे ताई बोलता हूँ, तेरा ही टेम्पो है, लेके जा। शंकर भाऊ, तुमच्या बायको लय भवानी है, भवानी। ये अब इसे क्या हो गया? अभी क्या करें? फिलहाल तो किसी की मदद लेकर हाईवे तक पहुंच जाते, किसी मैकेनिक को बुलवाकर ठीक करवा लेंगे। चलो चलो। हाँ, 2 सेकेंड। अच्छा, धीरे धीरे। गाड़ी आई, गाड़ी खड़ी। ए भाऊ 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 भाऊ, वो हमारा टेम्पो खराब हो गया है, आगे हाईवे तक छोड़ देंगे। बैठ जाओ। चल चल चल। काय झालं भाऊ? क्या हुआ? अंजली, हे अंजली, आहो आहो, बघा ना, अंजलीला बहुतेक ताप आलाय। काय बोलते? देखो ना, इसका अंग गरम लग रहा है, एक बार देखो ना। इसका अंग तो बहुत गर्म है ना? चल डॉक्टर के पास जाना। चलो चलो। रुको, साहब, हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे बच्चे की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर से मिलने दीजिए। आप लोग वेट कीजिए, साहब मैं यहीं रुकता हूँ साहब, प्लीज आप वेट कीजिए, प्लीज। साहब प्लीज। डॉक्टर साहब,
साहब मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप बच्ची को यहाँ लेटाइए, मैं देखता हूँ बेंच पे। जी। आई एम सॉरी, शी इज डेड। एक बार तुम्हें घबरो ना, मला माहित है कि इस वक्त ये सब पूछना सही नहीं है, फिर भी आप हमें बताइए, क्या आपने किसी का चेहरा देखा था? उन्होंने मास्क पहन रखा था। और आप गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो कुछ स्टिकर जैसा था गाड़ी के पीछे, वो आंख जैसे जैसे कुछ झांक रहा हो, ठीक से याद नहीं आ रहा। गाड़ी का रंग तो याद होगा? हाँ, सफेद रंग की गाड़ी थी, पर नंबर नहीं देख पाया। ले, ऐसे कैसे पकड़ेंगे उनको? इम्पोर्टेंट फोन है, तो संभाल लेते। जी सर। जी देखिए, इनका मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। तुम्हें काळजी करू नका, आमची लेडी कॉन्स्टेबल इनके साथ जाएगी। संजय, बोला। मैंने अपने फोन में आपके बचपन की डीपी लगाई है। क्यों? कितने क्यूट दिख रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बेबी तुम्हारे जैसा दिखे, तुम क्यूट और प्यारा। अच्छा। कोई इम्पॉर्टंट कॉल है? तुझ्यापेक्षा काही इम्पॉर्टंट नाही, आणि आता मी माझ्या बायकोची आणि होणाऱ्या मुलाची सेवा करतो। मीटिंग्स कॅन्सल। हो, आय नो काम महत्वाचं आहे, पण आता लॉकडाऊन आहे की नाही, तर तसंही लॉकडाऊन मध्ये बाहेर पडता येणार नाहीये। नाही, मित्राकडे तर नाहीच नाही। बरं, एक मला फोन येतोय, मला फोन ठेवायला लागेल। अँड नो मीन्स नो, यू आर नॉट गोइंग। हेलो जी जी, हम पहुंचते हैं। बरे चलो, नासिक मुंबई हाईवे पे एक लाश मिली है। बहुत बुरी हालत है बॉडी की, किसी ने शायद बड़े पत्थर से वार किया है। वाघमारे, जरा आजूबाजू बघा काही सापडतंय का? मैम, सगळीकडे बघा नी। मैम, इसकी तो गर्दन भी मुड़ी हुई है। बरवे, ये वार इसीलिए किया गया ताकि बॉडी की शिनाख्त न हो सके। मैम, ये देखिए, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था मैम। फिर ताब्यात घ्या और फॉरेंसिक को भेज दो। अच्छा, ये बॉडी के जेब में कुछ आइडेंटिटी कार्ड या फिर कागज मिले? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन एक गाड़ी पार्क है मैडम। बरवे, बघा जरा। यस मैम। वाघमारे, ये यहाँ से कोई अपना आदमी गुजरा था? नहीं मैम, कोई नहीं गया था। ये बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी गीली हो गई है और ये गीली मिट्टी पर सारे निशान पड़ चुके हैं। मैम, मैम, ये फोन मिला। फोन तो लॉक है, लेकिन नोटिफिकेशन से पता चल रहा है 23 मिस कॉल। उठा। कौन बोल रहा है? मैं गौतम पवार, पॉलिटिशियन संजय मंगर का पीए हूँ। पीएसआई साहब से मेरी बात हुई थी संजय साहब के फोन से, और इन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। और ये बाहर जो भीड़ लगी है वो? ये मैडम सब संजय साहब के सपोर्टर्स हैं। ये लॉकडाउन में भीड़ जमा करने की जरूरत क्या थी? मैडम, इन लोगों को मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जितने भी लोग बाहर खड़े हैं ना, ये सब संजय साहब को देवता की तरह पूछते हैं। वाघमारे, बाहेर जरा सांगा सगळ्यांना, लॉकडाऊन आहे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं फर्ज आहे आम्हाला, आणि थोडं शांतपणे सांगा, प्रकरण नाजूक आहे। यस सर। शिर्के, त्या वस्तू दाखवा त्यांना। ये चीजें पहचानते हैं? जी मैडम, ये तो सब संजय साहब के ही हैं। जा तुम्हें। ये संजय मानकर कब से मिसिंग है? परेशान से। संजय मानकर की फैमिली के बारे में बताइए कुछ। मैडम, संजय साहब के छोटे भाई हैं, वो पढ़ाई के लिए लंदन में हैं, और संजय साहब अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ यहाँ कसारा वाले घर में रहते हैं। वही उनका इलाका भी है,
और वो वहाँ के बहुत मशहूर नेता। तो फिर उनके दुश्मन भी काफी होंगे। हाँ मैडम, वो जो एक नेता है ना बाला जोशी, वो उनसे बहुत खुन्नस रखता है। खुन्नस? अरे साहेब, मी का खुन्नस ठेवू त्याच्यावर? हाँ, ये जो ये सब लोग हैं ना, वही खुन्नस रखते थे इसके ऊपर। क्योंकि ये संजय मानकर जो है नेता की खाल में भेड़िया था, क्रिमिनल था। आपने तो देखा ही होगा। जब से ये संजय मानकर चुन के आया है, आपके करप्शन रेट में, क्राइम रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जब भी ये मुझे खबर पता चली, मुझे हैरानी नहीं हुई। वो क्यों? वो क्यों? पाप का घड़ा इतना भर गया कि फूटना ही था। जिस रात संजय मानकर की मौत हुई, आप कहाँ थे? और कहाँ रहूंगा? लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही था। ये डॉक्टर साहब, कहिए आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? ऑफिसर, ऐसा लगता है कि इसके गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है और एक ही बार में इसका गर्दन कटकर झुक गया है। इसका मतलब है मौत वार करने के बाद ही हो गई थी और बाद में सर पत्थर से कुचला गया। जी ऐसा ही हुआ। गौतम, तुम कुछ राज की बात बता रहे थे, बोलो। मैडम, राज के बाद जानते तो सभी, बस कोई बोलना नहीं चाहता। पता है संजय साहब जब 15 साल के थे ना, तब उनके बाबा जगन्नाथ साहब की चप्पल मरम्मत करने की दुकान थी बाजार में। उन दिनों हमारे गांव में जात पात की राजनीति अपने पूरे जोरों पर थी। एक नेता होते थे विश्वनाथ जोशी, अपने बाला जोशी के पिताजी। उन्होंने हमारे लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ था। सरकारी नियम होने के बावजूद भी हमारे लोगों को ये ऋण समिति और सहकारी बैंकों से अपने खेती के लिए लोन मिलना मुश्किल हो गया था। और इसी बात की शिकायत जगन्नाथ साहब ने जिला परिषद में की। माफ करना भाव, मुझे परवाह नहीं है कोई अंजाम की, न तो शिकायत वापस करने की गुंजाइश। और हाँ, मेहरबानी करके हमारे औकात की बात न करें। फिर संजय साहब ने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए बाला जोशी के पिताजी को मार डाला। जब वो वापस आए तो हमारे लोगों ने उन्हें अपना लीडर बना दिया। अब वो हमारे रॉबिन हुड बन गए। बस वहीं से जोशी खानदान के पतन की शुरुआत हुई। ठाकुर, ईमानकर केस की फाइल आना। देखिए, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके पति संजय मानकर जी को किसने मारा। आपको किसी को शक? सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने अच्छे इंसान को कोई कैसे मार सकता है। थैंक यू। सो मिस्टर गौतम, संजय मानकर का कोई फ्रेंड सर्कल या फिर करीबी दोस्त जिनके यहाँ वो अकेले जाना पसंद करते थे? उनके दो करीबी दोस्त थे, जिग्नेश आडवाणी और प्रफुल्ल रानी। संजय मानकर के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई और उस शाम आप कहाँ थे जब उनका कत्ल हुआ? मैडम, हम उस रात भाभी के लिए आइसक्रीम लेने गए थे। फिर उसके बाद संजय अपने घर चला गया और मैं अपने घर। आज सुबह हम मिलने ही वाले थे। क्यों? मैडम, हमारा वो एक दोस्त है प्रफुल्ल, उसे अचानक क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ा। वो कोविड-19 सस्पेक्ट था। आपको शक है किसी पर? जी बिल्कुल है, बल्कि शक नहीं यकीन है। बाला जोशी नाम का एक आदमी है, उसके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। उसके और संजय के बीच में दुश्मनी थी। अंजली, हे बघ, मी तुझ्यासाठी काय बनवले, खाएगी ना? तू काय करतेस मनीषा? खा ले। तू काय करतेस मनीषा? अरे शंकर, मैंने ये अंजलि के लिए बनाया है। वो अगर आज हमारे साथ होती तो पहली बार कुछ खाती, उसका अन्नप्राशन होता। ये ले, मैं खिला देती उसको। सुन ना, खाएगी ना? वो नहीं, अरे ती गेली, चली गेली।
सर बिल्कुल हो जाएगा सर। सर आप चिंता मत कीजिए सर, पक्का पक्का सर, 100%। जी जी सर। सर हाँ बाग बड़े बोला। सर मनीषा का जहाँ पे रेप हुआ था तो सारा एरिया छान मारा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई आई विटनेस। कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई दम नहीं है उस केस में। सर हमें उस गाड़ी को ढूंढना चाहिए जिस गाड़ी के बारे में शंकर ने हमें बताया था। अरे तुम बूढ़े हो गए हो बूढ़े, कल को वो स्टिकर मैं अपनी गाड़ी पे चिपका दूंगा, तुम तो मेरे पे केस बना दोगे। पंच साहब जाओ चाय के लिए बोलो। मैम बाला जोशी के पास कत्ल करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मैंने पूछताछ की तो पता चला कि लॉकडाउन की वजह से वो घर पे ही था, घर से बाहर वो कहीं निकला ही नहीं। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो बात कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद हमसे कुछ छिपा रहा है। और ये संजय, उसके कॉल रिकॉर्ड से मिला है कुछ? मैम संजय मानकर के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जिस शाम उसका कत्ल हुआ उससे कुछ ही देर पहले उसने एक पर्टिकुलर नंबर से 2 बार फोन किया था, लेकिन वो नंबर उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं था। मैंने खुद ट्राई किया, वो फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पर पता करो ये नंबर कहां से खरीदा है। जाहिर है इसी क्राइम के लिए ये नंबर खरीदा गया है। और ये बाला जोशी पे कड़ी नजर रखो, खबरियों को एक्टिवेट करो। राइट मैम। हेलो मैम एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। बाला जोशी ने हमसे झूठ कहा था कि वो लॉकडाउन के दौरान घर पे ही था। तो फिर ये जाता कहाँ है? अपने खास दोस्त सुदामा गांव पर देखा, दोनों मिलकर जम के रात को पार्टी करते हैं। सुना है सुदामा के घर पे दारू का बड़ा स्टॉक है। क्या उन दोनों ने उस रात भी पार्टी की थी जिस रात संजय मानकर का कत्ल हुआ था? जी मैम। या सुदामा गावकरला घेऊन ये जरा। बीपी तो नॉर्मल है, बट आर यू श्योर आप इन्हें घर ले जाना चाहते हो? डोंट वरी डॉक्टर, मैं और मेरी बहन मॉम का अच्छे से ख्याल रखेंगे। गॉड ब्लेस यू माय सन। चलो घर चलते हैं। कैसा फील कर रहे हो मॉम? अरे तेरे रहते तो मैं हमेशा अच्छा फील करती हूँ, तू कितना ख्याल रखता है मेरा। और जिंदगी भर रखूंगा। अरे वाह, जिंदगी भर क्यों? मुझे क्या अपनी बहू से सेवा नहीं करवानी है? मैं कुछ नहीं जानती, बस अब तू शादी कर ले, समझा? हाँ माँ कर लूंगा, पर पहले छोटी की शादी होगी फिर मेरी। बाकी बातें घर चल के करते हैं आराम से। चलो तू ना समझेगा नहीं। दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह कब से हो गया? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह नहीं, लेकिन पुलिस से झूठ बोलना गुनाह जरूर है। और यही गुनाह बाला जोशी ने किया है। अब तू हमें बताएगा कि बाला जोशी ने हमसे झूठ क्यों कहा था, और तुम दोनों पार्टी करने के चक्कर में क्या प्लानिंग करते रहते हो? कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे साहब, हम तो सिर्फ दारू पीते हैं। पार्टी ना हम भी करते हैं, लेकिन हम ना पार्टी डंडों से करते हैं। तो तू सोचते रहे, हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। बाला संजय मानकर को मरवाना चाहता था साहब, तो उसके लिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट किलर प्रकाश मानसेकर को सुपारी भी दी थी साहब। वो संजय मानकर बहुत खतरनाक और शातिर है, उसे भनक भी लग गई या वो बच गया तो हमें वो सीधा नर्क भेज देगा, इसलिए काम बहुत सावधानी से करना। वो सर ने वो मेरा मोबाइल यूज करता था साहब, और ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो सर, इसलिए। नहीं मिला। मैम बाला जोशी फरार हो गया, उसका पूरा घर छान मारा हमने, लेकिन इधर कोई नहीं है। त्याचा फोन ट्रैक करा, सबसे पूछताछ करो, उसके रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले सबसे पूछो। उसका इस तरह भाग जाना जाहिर करता है कि उसका संजय मानकर के कत्ल में हाथ है। एक कॉल करा, 1 मिनट। हेलो, क्या? जी हम अभी पहुंचते हैं। बरवे
हाईवे पे एक लाश मिली है, तुम्हें डायरेक्ट सीधे पहुंचा। मैम, मैंने बॉडी की शनाख्त कर ली है। ये अडवाणी ही है और इसे भी ठीक उसी तरीके से मारा गया है जैसे संजय मानकर को मारा गया था। गर्दन भी उसी तरह मुड़ी हुई है और शायद वार भी किसी पत्थर से ही किया गया है। एक बात और मैडम, ये क्राइम स्पॉट भी पिछले क्राइम स्पॉट से ज्यादा दूर नहीं है। बरवे, ये पैरों के निशान देखो, ये उसी तरह के पैरों के निशान है जो पिछले क्राइम स्पॉट पे थे। बरवे, ये प्रकाश मांचेकर और बाला जोशी दोनों को लेकर आओ। प्रकाश और बाला दोनों मुझे चाहिए किसकी भी हालत में। यस मैम। मैम, मैंने हर जगह पूछताछ कर लिया। प्रकाश मांचेकर उसी दिन से गायब है जिस दिन संजय मानकर का कत्ल हुआ था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और बाला जोशी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन दोनों को आसमान खा गया, धरती निकल गई। बाला जोशी के घर वालों पर तो हमने नजर रखी थी। प्रकाश मांचेकर के घर पे कौन कौन है? उसकी वाइफ है मैम, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है वो अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश तो जरूर करेगा। वैसे उसके घर पे हमारी नजर है और वाइफ के फोन को भी हमने सर्वेलेंस पे डाल रखा है। आपको लगता है मैम कि दोनों केसेस में प्रकाश इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों कत्ल का पैटर्न सेम है, दोनों गहरे दोस्त भी हैं। इन दोनों को मारने की जरूर कुछ खास वजह है। बाला जोशी और जिग्नेश अडवाणी दोनों में दुश्मनी है क्या? मैम, बाला जोशी वाले एंगल पे तो मैंने खबरियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन मुझे एक अलग ही डिस्प्यूट के बारे में पता चला। कौन सा डिस्प्यूट? जिग्नेश अडवाणी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट कम होटल है हाईवे पे। उसी की जमीन पे जिग्नेश का किसी घनश्याम पुरोहित नाम के बहुत बड़े बिल्डर के साथ पिछले कुछ सालों से डिस्प्यूट चल रहा है। बरवे, ये जिग्नेश अडवाणी के डिस्प्यूट के बारे में उसके घर वालों से पता लगाना चाहिए। यस मैम। लेट्स गो। क्या आप हमें जिग्नेश और पुरोहित के डिस्प्यूट के बारे में बता सकती हैं? क्या बताऊं मैडम? बाहर आ जल्दी। कहाँ कर बेटा? कहाँ छुप के बैठा है? जल्दी बोल। वो घर पे नहीं है। क्या काम है? उसे बोल दे, उस ढाबे की जमीन अगर उसने मेरे हवाले नहीं की तो तू और तेरा परिवार साथ में ऊपर जाएगा। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। हम मर भी जाएंगे लेकिन वो जमीन नहीं देंगे। ये बात। चलो ठीक है, हम एक काम करते, तुम जिंदा ही रहो और जिंदगी भर इस बात का मलाल मनाती रहो कि तूने मेरी बात नहीं मानी। देख क्या रहे हो? शुरू हो जाओ। छोड़ दे उसे। देख, आज तेरी बेटी को कुछ नहीं किया है, हाँ, लेकिन कल कर भी सकते हैं। और समझा देना तेरे बेटे को। चलो रे। माँ, वो पुरोहित क्या हुआ? माँ, उस पुरोहित ने किया? मैडम, मुझे पता था कि मेरी फैमिली को उस जिग्नेश अडवाणी ने मारा था। लेकिन ये बात मैं दुर्भाग्य से कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। तो तू कैसे बच गया? वो मैडम, मुझे दूध से एलर्जी है ना, तो मैंने दूध नहीं पिया और मैं बच गया। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरे फैमिली को जिग्नेश नहीं मारा है? हाँ, मैं नहीं मारा है तेरी फैमिली, लेकिन अफसोस ये सब जानकर भी तू कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाएगा। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन ले, हमारी जमीन के बारे में एक बार और सोचा ना तो तुझे भी तेरी फैमिली के पास पहुंचा दूंगा। बस उसके बाद मैंने उस जमीन को भुला दिया और वो प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। इतनी जल्दी हार मान गया था। अगर तेरे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिला तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अफसोस करने के लायक भी नहीं रहेगा तू। और एक बात याद रख, प्राइम सस्पेक्ट है तू हमारा। घनश्याम पुरोहित के बारे में कुछ पता चला? यस मैम, मैंने घनश्याम पुरोहित का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया। टिपिकल बिजनेसमैन है वो, धंधा छोड़ के उसको और कुछ समझ में नहीं आता। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किया, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो जिग्नेश से टच में ही नहीं है और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में भी उसके खिलाफ कुछ सामने नहीं आया। अरे जिग्नेश को किसने मारा होगा? चलो मान लेते हैं कि प्रकाश ने संजय मानकर को मारा। कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन प्रकाश का फोन लोकेशन क्राइम स्पॉट के नजदीक था, लेकिन फिर वो गायब है।
उसका फोन भी ऑफ है और जिसने उसकी सुपारी दी थी वो भी गायब है, बाला जोशी। और उसके पास तो मोटिव भी था। तो जिग्नेश से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? और कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ संजय मानकर को मारने का दिया था, तो ये जिग्नेश को किसने मारा? और मारने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, वही पैरों के निशान, सब कुछ उन्हीं दो लोगों के निशान। राइट। पर वे चलो मान लेते हैं कि एक प्रकाश है, तो फिर दूसरा कौन है? नहीं, ये घनश्याम पुरोहित को क्लीन चिट नहीं दे सकते हम। उसने भी अपने पूरी फैमिली को खोया है, इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठेगा वो। और तुमने भी तो कहा था कि वो पक्का बिजनेसमैन है, तो हो सकता है उसने पूरे सोच समझ के साथ इन हत्याओं को अंजाम दिया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि किसी के थ्रू ये सब करवाया हो। संजय को मारने के बाद प्रकाश को ही जिग्नेश की सुपारी दी है। और हाँ, ये जिग्नेश से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उसकी माँ, स्टाफ, एवरी पॉसिबल पर्सन, सबकी जानकारी निकालो, एक को भी नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल से इन दोनों केस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा हीरा है जो हमारे हाथ जरूर आएगा, जो अब तक हमारे नजर से बाहर है। राइट। एक के बाद एक दो लोग संजय मानकर और जिग्नेश अडवाणी का कत्ल हो चुका था और इन हत्याओं की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस के हाथ कोई भी सिरा नहीं लगा था। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, पुलिस के सामने एक के बाद एक कई कड़ियां खुल रही थी। पर अब भी पुलिस का सामना एक ऐसी घटना से होने वाला था जो उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन का रंग रूप ही बदल देगी। मैम, इस केस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है। बाला जोशी की बहन घनश्याम पुरोहित की सेकंड वाइफ है। एक और खास बात पता चली है मैम, गौतम पवार पिछले कुछ महीनों से इस बाला जोशी के कांटेक्ट में था, यहां तक के मर्डर्स के बाद भी। और कमाल की बात तो यह है कि उसने कॉल करने के लिए अपने नहीं बल्कि अपने बीवी के फोन का इस्तेमाल किया था, ताकि हम उसे ट्रैक न कर सकें। इंटरेस्टिंग। बरवे गौतम पवार को उठा। स्ट्रेंज। बरवे, इसका भी सर पत्थर से कुचला गया है, गर्दन भी मुड़ी हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह संजय और जिग्नेश को मारा गया। और ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही पैरों के निशान। बरवे, एक बात नोटिस की तुमने? ये मिट्टी यहाँ डाली गई है और फिर पैरों के निशान बनाए गए। यू राइट मैम, क्योंकि बारिश की वजह से आसपास की मिट्टी तो गीली है, लेकिन ये तो कंक्रीट है। यहाँ पैरों के निशान देख के लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के यहाँ मिट्टी डाली है और फिर पैरों के निशान बनाए हैं, ताकि इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया जा सके। थँक यू गो मनीषा, तू किती छान जेवण बनवतेस। अगं ताई, त्यात काय थैंक यू, ये तो पड़ोसी धर्म है और आप और आपके पति कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, आप तो सेवा कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा है आप। इस कोरोना की वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी डबल ड्यूटी लगा रखी है। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम हमारे बच्चों को संभाल रही हो, उन्हें खाना खिला रही हो और हमारे लिए भी खाना बना रही हो। खरंच ग, मी तुझी खूप आभारी आहे ताई। आम्ही तुमचे आभारी आहोत। चल मी येते, मला ड्युटीवर जायचंय। हो हो, सावकाश जावा। हो। मैम, हमने प्लान के मुताबिक प्रकाश की बीवी रेशमा का फोन सर्विलेंस पर रखा था। कल रात को उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। हमने पता किया तो पता चला कि वो प्रकाश का ही नंबर है। प्रकाश के लोकेशन के बारे में भी हमें पता चल गया है। फिलहाल वो मालेगांव में कहीं रुका हुआ है। मालेगांव पुलिस से बात की तुमने? जी मैम। एक काम करो बरवे, तुम खुद जाकर उसे अरेस्ट करो। ये केसेस सॉल्व होने के लिए उसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। राइट मैम। क्या मांगता है? प्रकाश मंचेकर कहां तक भागेगा? हाँ? करके तुम दोनों ने संजय मानकर, जिग्नेश आडवाणी और गौतम पवार को क्यों मारा? नहीं सर, हमने नहीं मारा। मतलब संजय को मारने की सुपारी मैंने दी, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी दोनों के बारे में हमें वाकई कुछ नहीं पता। मैंने संजय की सुपारी दी, इसको दी। बता ना बोलेगा? हाँ साहब, मैं मानता हूँ साहब कि मैंने भाव से संजय मानकर को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी ली थी साहब, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब। आज शपथ मैं सच बोल रहा हूँ। गौतम भाव ने जब बाला भाव को संजय मानकर की लोकेशन की इंफॉर्मेशन दी तो मैं वहां पहुंचा था साहब, लेकिन पहले से ही संजय को किसी ने मार दिया था साहब।
मैंने संजय की लाश को वहां देखा, लेकिन वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था, मैं ठीक से कुछ देख तो नहीं पाया। अब मैंने नहीं मारा था। तो फिर शहर छोड़ के क्यों भागा था? मैडम, मेरे मन में लालच आ गई थी। बाव से मुझको कुछ पैसे और लेने थे, मैं वो लेना चाहता था, इसलिए मैं भी उसी रात को यहाँ से भाग गया था। मैं तू क्यों भागा था? मैं डर गया था मैम। मतलब जब आपने सुदामा को अरेस्ट किया तो मुझे पता चल ही गया था कि एक ना एक दिन आप मुझ तक पहुंच जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि संजय की सुपारी मैंने की। जिग्नेश अडवाणी के कत्ल के बारे में क्या जानता है? जिग्नेश के कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं जानता मैम, मैंने कुछ नहीं किया। ये पुरोहित तेरा रिश्तेदार है, बहनों ही है ना तेरा? हाँ वो बहनों तो है मैम, लेकिन वाकई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया उसको। गौतम पवार तो तेरा ही जासूस था, फिर उसे क्यों मरवा दिया? मैं उसे क्यों मरवाऊं गौतम को? गौतम तो मेरे लिए काम करता था मैम, मैं क्यों मरवाऊं? आज शपथ मैम, मैं भी कुछ नहीं जानता। मैं तो तभी से मालेगांव में था मैडम। आप चाहे तो वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं वही था मैडम, मैं कहीं नहीं गया मैडम। आज शपथ में सच बोल रहा हूँ मैडम। सर, मनीषा रेप के जो सस्पेक्ट है उनके स्केचेस रेडी हैं। अरे यार, तुम अभी तक उसी लेवल पे अटके हुए हो, इसीलिए तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। तुम एक काम करो, ये फाइल लो, घर जाओ, आराम से केस सॉल्व करो। पंच साहब, अरे क्या सर? हाँ सर, जय हिंद सर। हाँ पहुंच गए सर। ओके सर। नेताजी की ड्यूटी पे जाना है, इससे मिलता है प्रमोशन। ये तुम्हारे बेकार के रेप कैसे नहीं। चलो गाड़ी के लिए बोलो, अरे गाड़ी के लिए बोलो। गौतम पवार के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उस दिन उसने भी एक नंबर पे 2 बार बात की थी, जिसके बाद उसका भी कत्ल हो गया। और खास बात तो ये है कि मरने से आधे घंटे पहले ही उसने बात की थी मैम। ये वही नंबर है जो हमें संजय मानकर के कत्ल के समय मिला था, जिसका आज तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। मैंने भी वो नंबर ट्राई की थी मैम, स्विच ऑफ आ रहा है। ये नंबर हमारे लिए बहुत बड़ी लीड हो सकती है बरवे। और किसी नंबर पे कांटेक्ट हुआ इस नंबर से? उस नंबर के अलावा उसने संजय के दोस्त प्रफुल्ल राणे से भी बात की। बरवे, ये संजय, जिग्नेश और प्रफुल्ल तीनों गहरे दोस्त थे और गौतम उनका राजदार। ये भी हो सकता है कि ये 3 कत्ल के बाद अभी कातिल चौथे कत्ल की फिराक में है। हो तो सकता है मैम, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा है। कोई क्यों करेगा? कारण कुछ तो बड़ा है बरवे। नमस्कार मैडम, PSI वाघमारे बोलते हैं, इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन। मैडम, हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले केस आया था। एक औरत के साथ कुछ लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ना कोई एविडेंस मिला और ना ही कोई एविडेंस, लेकिन उन लोगों के स्केचेस हमने बनवाए हैं। पर मैडम, उनके चेहरे पर मास्क दे रहे और मैं पर्सनली हर पुलिस स्टेशन में फोन करके इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, आप हमें स्केचेस भेज दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बरवे, काम करा, ये तीनों दोस्तों के CDR मुझे चाहिए। जी मैम। और एक बात, संजय मानकर के कत्ल से 1 महीना पहले की। हो जाएगा मैम, लेकिन कोई खास बात? और ये प्रफुल्ल राणे को कांटेक्ट करो इमीडिएटली। ओके मैम। क्या प्रफुल्ल राणे क्वारंटाइन सेंटर से गायब है? कब से? सर, आज शाम को ही मैंने दवा दी थी, उसके बाद मैं कब कहाँ गायब वो कुछ पता ही नहीं। मुझे आज पूरे दिन की CCTV फुटेज चाहिए, अभी इसी वक्त। बरवे, उस नंबर का पता करो जिस पर फोन किया गया है, और ये भी पता करो कि कौन सी नर्स इस वक्त ड्यूटी करती है। मैम। अरे महेंद्र, ये पता करो कि ये प्रफुल्ल की गाड़ी कौन लेके आ सकता है, कोई ड्राइवर या फिर कोई और। मैम।
तर कालपासून ड्युटीवर गेलेली नाहीये. वो एक्चुअली मुझे फूड पॉइजन हो गया. घर का खाना खा के फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सारे होटल्स बंद है. आपने खाना कहाँ से मंगवा लिया था? बाहेरून मागवलं नव्हतं. वो मेरी पड़ोसन है ना मनीषा चौहान, उसने मुझे खाना दिया था और मैंने वही खाया था. उसने आपको खाना क्यों दिया था? सब वो मेरे बच्चों की आजकल बहुत देखभाल करती है और ती त्यांना जेवायला पण घालते. लेकिन मैं मेरा और मेरे पति का खाना घर पे आके बना देती हूँ. वो तो परसों मुझे देर हो गई थी, इसलिए मनीषा ने मुझे खाना दिया था. तो ये प्रफुल्ल का ड्राइवर? प्रफुल्ल का है? मालूम सर. तू एसिडेंट ही मान. बोल बोल. सर बताता हूँ सर. बोल. सर वो मैम. प्रफुल्ल का फोन ट्रैक हुआ? यस मैम. उसकी लोकेशन इस वक्त देवलाली के पास में है. कल रात में उसने अपने ड्राइवर को फोन भी किया था, जो रात के अंधेरे में क्वारंटीन सेंटर के बाद प्रफुल्ल की गाड़ी को छोड़ करके चला आया था. उसके ड्राइवर से एक बात और पता चली मुझे. उसने बताया कि प्रफुल्ल का देवलाली में एक फार्म हाउस भी है. मनीषा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं था? मैडम, बहुत बार पुलिस के दरवाजे पे खटखटाया मैडम, पर हमें न्याय नहीं मिला. हमारी उम्मीद ने जवाब दे दिया था मैडम, और इसलिए उन चारों राक्षसों को मारने के लिए हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा. तुमने उन्हें पहचाना कैसे? जिस दिन उन राक्षसों में से एक राक्षस हमारी बस्ती में राशन बांटने आया, उस दिन मैं उसे पहचान गई. वो संजय मानकर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था. फिर मैंने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की. हमने पता करने की कोशिश की कि उस रात संजय के साथ और कौन कौन था. फिर हमने एक के बाद एक जिग्नेश और गौतम को मौत के घाट उतार दिया. तभी हमने तो उसे भी मारने का प्लान बना लिया. मनीषा और शंकर, इतना अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर. एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो चुका है. विक्टिम्स क्रिमिनल बन रहे हैं और क्रिमिनल्स विक्टिम. अगर सब लोग इस तरह कानून हाथ में लेने लगे तो समाज का क्या होगा? अरे जानवरों से भी बदतर हो जाएगी जिंदगी हमारी. माफ कर दीजिए मैडम. वो बहुत बड़े लोग थे, उनके पास पैसा था, पावर था. हमें लगा कहीं वो इस चीज का इस्तेमाल करके इस केस को दबा ना दे. मैडम, वैसे भी हम गरीबों की कौन सुनता है? कानून सबकी सुनता है मनीषा, और सबके लिए सेम होता है. जरूरत है उस पर विश्वास करने की. थोड़ी देर सब्र होती, लेकिन गुनहगार पकड़े जरूर जाते. वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे. उन्हें भी अपराध का पछतावा हुआ होगा. यार, कल रात जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ. पता नहीं क्या हो गया था, हम सब राक्षस बन गए थे. हाँ यार, हम सब राक्षस बन गए हैं. देख, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, बुरा सपना समझ के भूल जाते. क्या हम कभी इस गेट से बाहर निकल पाएंगे? हर इंसान के अंदर एक राक्षस छिपा हुआ होता है जो हर पल बाहर आना चाहता है. लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों की मदद से हम बचपन से उस राक्षस को अपने अंदर दबाए रखना सीखते हैं.
पर हमारा गुस्सा और बदले की भावना हमारे अंदर दबे हुए राक्षस को बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। संजय मानकर, जिग्नेश अडवाणी और प्रफुल्ल राणे ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन उस रात नशे की हालत में उनके अंदर का राक्षस बाहर आ गया और वो एक घिनौना गुनाह कर बैठे। वैसे ही मनीषा और शंकर के अंदर दबी बदले की भावना ने उनके अंदर के राक्षस को हवा दे दी। ये राक्षस आपको जुर्म के ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर, हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए 76,000 का प्री अप्रूव लोन पास हुआ है। क्या आप लेना चाहेंगे? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग मैडम। तो ऑफिस आवर्स में सोकर वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं आप कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ। सॉरी सर, पर मैं कॉल पर ही थी। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं थोड़ा नहीं मैडम, बहुत आराम करती हैं आप, मैं देखता रहता हूँ आपको। और आपके थ्रू जो लोन सैंक्शन हुए हैं ना, अभी तक उनकी रिकवरी नहीं हुई है, उन पर ध्यान दो। अगर वो रिकवरी नहीं हो तो पैसे सारे तुम्हें भरने पड़ेंगे या फिर जेल जाना पड़ेगा, समझिए आप। सर प्लीज काम डाउन सर, ऐसा नहीं होगा। वो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर वो रिकवरी नहीं हुई ना तो सारे पैसे भुगतने के लिए तैयार है ना। तो काम करो और आप लोग भी काम कीजिए। मुमताज, एक एडवाइस दूं तुमको, तुम्हें ना इस वक्त घर पे बैठ के रेस्ट करना चाहिए। वरुण, तुम्हें बताया तो था ना, अहमद का काम ठीक नहीं चल रहा है और जब तक उसका काम ठीक नहीं होगा मुझे जॉब करनी पड़ेगी। उसका काम तो कभी भी ठीक नहीं चलेगा क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है अपने काम के लिए। उसे पता है ना कि तुम यहाँ पे हो कमाने के लिए। ऐसा नहीं है वरुण, अहमद अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तुम अहमद को ना खुदा मानना बंद करो और ये नवीन सर का लोन क्लियर करवाओ। तुम्हें पता है ना, एक नंबर के कमीने आदमी है वो। अहमद फोन उठाओ। अहमद कहाँ बिजी हो? मुमताज, अभी तक यहीं हो? चलो घर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बैठ जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो आराम से। अहमद, मैं वहाँ ऑफिस के बाहर से कब से तुम्हें फोन लगा रही थी और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और मैं वहाँ बेवकूफों की तरह सोच रही थी कि तुम शायद बिजी होगे। सो सॉरी। वो फाइनल मैच आ रहा था, मैं देखने के लिए बैठ के मैं भूल ही गया तुम्हें लेने जाना है। सॉरी। सही, मतलब घर बाहर सब मैं संभालूं और तुम यहाँ आराम से सोफे पर बैठकर दारू पियो, टीवी देखो, बहाने बनाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से रोज नवीन सर सबके सामने मुझे कितना सुनाते हैं वो लोन अमाउंट्स के लिए। तो तुम उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? मैं लोग तुम्हारे पास इसीलिए लेके आया था कि मैं चाहता था तुम्हारा टारगेट पूरा हो। अब वो लोग लोन की किस्त नहीं दे पा रहे, लोन नहीं चुका पा रहे, तो मेरी क्या गलती है? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तो मुझे सुना रही हो। सही कह रहे हो, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मुमताज, क्या हुआ? कल की बात से अब तक नाराज हो तुम? सॉरी बोला था ना तुमको। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या अहमद? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा सुनो, शुक्ला के लोन की किस्त है, तुम जमा कर देना। चलो। तो ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? शुक्ला से कहो ना कि डायरेक्टली कंपनी को ट्रांसफर करे। अरे तुम जमा करो या कंपनी में जाके जमा करे, बात तो एक ही है। तुम भी तो उसी कंपनी में काम करती हो। हाँ, ये लो। अच्छा सुनो मुमताज, कुछ और दोस्त हैं मेरे, वो भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तुम बात करके देखना जरा। अहमद, मुझे नहीं लगता है कि अब नवीन सर मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे थ्रू जितने भी लोगों ने लोन लिया है ना, उसमें से आधे लोग इंस्टॉलमेंट देने में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो तुम बात तो करके देखना, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। हाँ?
चेकअप पे लिए गई थी ना तुम, क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि स्ट्रेस कम लो और आराम करो, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। खैर तुम बताओ कब तक वापस आ रहे हो? मुमताज तुम्हें बताया था ना मंडे को आऊंगा, कल पहुंच जाऊंगा 12 बजे तक। अहमद प्लीज जल्दी वापस आओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। मुमताज अब तुम दोबारा शुरू मत हो, आ रहा हूं ना कल। अहमद कौन है? कौन आया? एक मिनट, दरवाजे पर कोई है। दो लोग आ गए। कौन आ गया? मुमताज कौन आ गया? कहाँ ले जा रहे हो उसे? मुमताज, मुमताज। HR02 AK2021। ये सब क्या है? शिवाना आपा, मुमताज कहाँ है? साहब यही है अहमद, मुमताज का शौहर। बेचारी का 8वां महीना चल रहा था सर, पता नहीं ये मक्कर उसे छोड़कर कहाँ भाग गया था। इन्होंने बताया कि कल 2 आदमी जबरदस्ती आपकी बीवी को घर से उठा के ले गए। क्या? मुमताज ने कभी कुछ बताया था ऐसा? नहीं सर, मैं तो 3 दिन से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, अभी लौट रहा हूँ आपके सामने। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है? और मुमताज का फोन भी बंद है। मुमताज का फोन बंद है ये तो मुझे नहीं पता, और फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो रास्ते में बंद हो गया। रास्ते में कोई चार्ज करने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए अभी भी बंद है। साहब कल आदमी जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी का नंबर मैंने नोट कर लिया था, ये लीजिए। ये गाड़ी तो हरियाणा के रामफल चौधरी के नाम रजिस्टर्ड है। तुमने कभी सुना इस रामफल चौधरी का नाम? अच्छा, मुमताज का हरियाणा से कोई कनेक्शन? सर मायका है हरियाणा में मुमताज का, हम दोनों ने भाग की शादी की है। मुमताज के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। सर मुझे लगता है कि मुमताज के घर वालों ने उसे उठाया है। सर जिस लड़की की किडनैपिंग हुई है वो एरिया आपकी ज्यूरिडिक्शन में आता है, और जिस गाड़ी से किडनैपिंग की गई थी वो गाड़ी भी इसी एरिया से रजिस्टर्ड है सर। लड़की का अपने घर से भागकर शादी करने का मामला है सर। ये लोकल लोग घर से भागकर शादी करने को या गैर बिरादरी में शादी करने को गलती नहीं पाप समझते हैं। ये लोग अभी भी पुराने रीति रिवाजों को पकड़ के बैठे हैं। सर ये वही गाड़ी है जिससे किडनैपिंग हुई थी, 2021। अरे आओ दरोगा, आओ भाई, आओ भागे मारे। क्या लोगे? चाय पानी कुछ? पता था पुलिस आने वाली है तो पहले ही पंचायत जोड़ ली। दरोगा, ये गांव है, यहाँ पूरा गांव दांत कटी रोटी की तरह रहता है। सारे शहर जैसा न है। बगल में कोई रह रहा है सालों से और पता ही नहीं कौन है। या था हमारी रोज की बैठक से। वो गाड़ी तुम्हारी है? क्या नाम है? मुमताज। सुना भाई, मुमताज किडनैप हो गई। और शाहजहां पता नहीं कहाँ खड़े खड़े इंतजार कर रहा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं भी मजाक नहीं कर रहा। कौन मुमताज? ये मुमताज, ये मुमताज है। ए शांत खड़ा रहे। मुमताज नहीं, ये ज्योति है मेरी बहू, मेरे बेटे संदीप की लुगाई। और 6 महीने पहले ये भगा कर ले गया था। और भाई चोर का सीना तो देखो कैसे चोड़ा कि पुलिस लेकर आ गया। वो जो मुमताज है ना, ज्योति, जब भागी थी तो उसकी कंप्लेंट हमने की थी। उसकी FI कॉपी है हमारा, ला दिखा। ये देखो जी, ये है वो कॉपी। हमारे गांव का छोरा कपिल परसों दिल्ली गया था, ये तो ज्योति से टकरा गया। उसने आके गांव में बताया कि ज्योति तो दिल्ली में रह रही। तो हम जाके उसे उठा लाए। अब ये बताओ इसमें किडनैपिंग किस बात की? जब उस लड़की का नाम ज्योति है तो तुम मुमताज क्यों बता रहे हो? सर ये लोग ठीक कह रहे हैं, उसका असली नाम ज्योति और मेरा पंकज है। सर हम दोनों नाम बदलकर ही दिल्ली में रह रहे थे। हम अगर नाम नहीं बदलते ना तो ये लोग हमें ढूंढ के जान से मार देते सर, हमारी मजबूरी थी। हाँ जी,
हो गई आपकी तसल्ली? अब आपका काम हो गया, आप निकलो यहाँ से। ये हमारे घर का मामला है, हम निपट लेंगे। सर प्लीज, सर प्लीज आप एक बार ज्योति को बाहर बुला दीजिए, उसकी जान को खतरा है सर। अरे उसकी छोड़, तू अपनी सोच। बोले करने यहाँ से पीछे हम बाहरी लुकाइए, मैं देख लूंगा क्या करना है उसे। सर ज्योति के पेट में मेरा बच्चा है सर, मेरे बच्चे की जान को खतरा है सर। अरे मार मार का तीसरा बना दूंगा तेरा। उसके पेट में तेरा नाम, मेरा बच्चा है। पेट में मेरा बच्चा है। काल मसाला मांग रही है तेरी, जैसा बोलेगा नहीं गाड़ दूंगा। शांत खड़ा रहे। जिस औरत को किडनैप करके लाए हो, मुमताज या ज्योति जो भी है, इससे मिलना है और मिलके ही जाएंगे। तुम्हारी बात समझ में? चलो हटो। हमारा घर है, अंदर जाके दिखाओ। दरोगा अंदर तो जा नहीं पाओगे, मैं भी देखूं थारे में भीम कौन है। अरे पीछे हटो। दरोगा पीछे। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं था। ज्योति हमारा वारिस हमें दे के चली जाए, फिर सुसरी जहां जाना चाहे, कोई मतलब ना है मन। रास्ते से हटो वरना सारे के सारे जेल जाओगे। हटाओ ये लाठियां। चलो हटाओ। हटाओ चलो। शर्मा, तोमर, ये दोनों कमरे चेक करो। शर्मा, तोमर, कैसे तुम ठीक हो ना बेटा? लेके चलो। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, तुम सेफ हो। देखिए गांव वालों से तो हमने काफी कुछ सुन लिया, अब आपकी स्टोरी आप बताइए। सर मेरे बापू एक गरीब किसान है, जमीन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसकी कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई तो दूर की बात थी सर, पर मैंने बहुत मेहनत की सर। पढ़ाई में अच्छी थी मैं, इसलिए ग्रेजुएशन तक वजीफे पे मैंने स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं काम करना चाहती थी सर, कुछ बनना चाहती थी। फिर एक दिन पास वाले गांव में एक शादी में गई मैं, वहां संदीप की नजर मुझ पर पड़ी। उसने अपने बापू को रिश्ता लेकर मेरे घर भेज दिया सर, और मेरे बापू को लगा कि लड़की की शादी बिना दहेज के हो रही है तो उसकी शादी कर दो। तो उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी संदीप के साथ, जहां मुझे प्यार इज्जत कुछ ना मिला, लेकिन इतना काफी नहीं था सर। एक दिन अरे आप कुछ चाहिए आपको? हाँ मैंने तू चाहिए, तू तो मलाई की तरह एकदम। छोड़ो मुझे मेरे साथ भी कर क्या कर रहे हो? माजी, पिताजी, माजी छोड़ो मुझे। अरे काहे गला फाड़ रही है छोरी? हैं? ये क्या नारा लगा रखा है? हाँ नहीं, क्या कर रहे हैं? अरे महाराज छोरा आज्ञाकारी है, इजाजत लेकर ही अंदर आया, समझी? और एक बात कान खोल के सुन ले, अब तो सिर्फ संदीप की लुगाई नहीं है, रिंकू की भी लुगाई है। क्या? अब एक ही कोख से बच्चे हो जाए ना दोनों के, तो फिर कल जमीन जायदाद के लिए दोनों भाई के बीच में राड़ा नहीं होगा, समझी? क्या कह रही हैं आप माँ जी? सुना आपने? सुना क्या कह रही है माँ जी? ज्योति समझा कर, जिस बात में परिवार की भलाई हो ना वो मान लेनी चाहिए। चल जा। शाबाश छोरा शाबाश, देखा माँ की कितनी फिक्र है छोरे में। अब एक बात तू भी सुन ले, तू भी मान जा, और अगर नहीं मानेगी ना तो तेरे बाप के घर छोड़ आएंगे, फिर दिखाती रहना अपनी मास्टरानी उधर। अरे ब्याही हुई छोरी घर पर जाएगी ना माँ बाप के, तो तेरी बहन की शादी तो होने से रही। हाँ? सर मैंने ये सब अपने बापू को बताया, लेकिन उल्टा वो मेरे ससुराल वालों को सपोर्ट करने लगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों का जब जी चाहता वो, और मुझे ये सब सहना पड़ता क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था सर। फिर एक दिन मैं पंकज से मिली,
वो गांव में बाहर से कुछ मजदूरों को लेकर आया था ठेके पर। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाएगा। पहले तो मैं डर गई, मुझे ये सब इम्पॉसिबल लगा सर कि कई लोगों को पता लग गया और मुझे जान से मार दिया तो। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई सर, तब मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चे को इस माहौल में नहीं जीने दूंगी, उसे यहाँ पैदा नहीं होने दूंगी सर। इसलिए मैं पंकज के साथ दिल्ली भाग गई। मुझे लगा कि मैं उस नरक से निकल चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था सर, ऐसा नहीं था सर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, सर प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, ये लोग मुझे मार देंगे सर। ये दरोगा झूठ बोल रही से छोरी। अरे तने कद सुना कि बहु विवाह हुए, छोरी का ब्याह एक छोरे से हुए और सबकी लुगाई बन जाएगी। अरे जाके संग कोई अत्याचार होता तो मैं चुपचाप सहन करता। ये सब तो इस छोरे के चक्कर में खड़ा रहे चुपचाप। अरे तने मारे पीछे पड़ जाओ और ये जाके संग गेल हो जाए। अरे झूठा इल्जाम लगा रही से मारे पे। सर मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ झूठ ना बोल रही से। अरे इसके लक्षण तो शुरू से ठीक ना थे, इसीलिए तो जल्दी ब्याह करा दिया मैंने इसका, ताकि बिरादरी में नाक ना कटे मारी। सर प्लीज मेरा यकीन करिए सर, आप चाहे तो बिट्टो से पूछ सकते हैं, उसको सब पता है इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है सर। बिट्टो कौन है? नौकरानी थी हमारी और इसकी घड़ी लाडली है। अब से तुझे फटे पुराने कपड़े पहनने की जरूरत ना है, ये ले अब से इन्हें पहन, और किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। हाँ, लुटा दे, सारा घर लुटा दे इस पे। नौकरानी को महारानी बना दे, पैर की जुत्ती को सिर पे चढ़ा रखा है। बुलाइए बिट्टो को। कहां से बुलाएं? ये भागी, उसके पीछे वो भागी, 2 महीने हो गए, घर का पैसा जेवर सब लेके भागी। और आपकी थाने में रिपोर्ट लिखाई थी चोरी की, ना बिट्टो मिली ना चोरी का सामान। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर, जरूर इन लोगों ने बिट्टो के साथ कुछ किया है सर। मैं तने बता रहा हूं दरोगा, ज्योति में इतना दिमाग ना है, ये सारी करतूत ना इस नीच की है कि सारा इल्जाम हमारे पे लगा दे और हम इसके झूठ की सजा काटते हैं। नहीं सर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं सर। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी होने वाली औलाद सही सलामत रहे, जो ज्योति के पेट में। तेरा बच्चा ज्योति, तुम कहते क्यों नहीं है कि मेरी औलाद है? अरे बता ज्योति, इधर देखो, ये मेरी औलाद नहीं है। ज्योति, तुम्हारे लिए मैं यहां मरने चला आया, इन सब से बचने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। दरोगा जी, देख लिया आपने, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये बालक ये संदीप का है और ये है संदीप की लुगाई, और बिना तलाक की ये शादी वैसे भी गैर कानूनी है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना वारिस मिल जाए, फिर इसकी मर्जी, जहां चाहे वहां चली जाए। चल उठा ले, चल इसको। पंकज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। पंकज ये लोग मुझे मार देंगे। पंकज प्लीज। सर आपको जो करना है कीजिए, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पंकज बंद करते रहना नाटक, और कितनी बेइज्जती करवाएगी मारी तू। संदीप चल गाड़ी में बैठा इसको। नहीं सर मुझे उनके साथ नहीं जाना है सर, मुझे बचा लीजिए सर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, बहुत डर लग रहा है। ज्योति आप लोगों के साथ नहीं जाएगी, अपने पिता के साथ जाएगी। दरोगा क्या बोल रहा थे? मैं ना ले जा सकूं भी नहीं। अरे बिरादरी में हुक्का पानी बंद कराएगा क्या मारा? अरे ब्याही छोरी है, पियर नहीं ससुराल जाएगी। चुप, बकवास नहीं, वरना सब लोगों को हवालात में डालूंगा मैं। ये कानून तुम्हारे समाज के हिसाब से नहीं चलता है, कानून के हिसाब से ये समाज चलेगा। और हाँ, ज्योति को या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। लेके जाओ उसे, जा बेटा। और तुम लोग ज्योति का बुरा करने के बारे में सोचना भी मत। और निकलो यहां से, चलो। दीदी दूर रहते, बड़ा मोटा काम करके आई से ना, जो खुश हो रही से गाना गले लगने की जरूरत ना से। बापू आपको कभी तरस नहीं आता मारे पे? अरे सगी बेटी हूँ। तन्ने आया था तरस मारे पे? थारे करतूत की वजह से आज हमारा गांव में हमारा दरवाजे पे कुछ थूकने तक ना आता है। अरे मारा बस ना चलिया, नहीं तो वही थाने में गला तोड़ देता थारा मैं।
छान मारा है, कहीं नहीं मिल रहा। यार तू इतनी सी चीज संभाल के नहीं रख सकता? अब गलती की है तो भुगत। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तू ही बता दे। मुझसे मत पूछ, जो करना है कर। ज्योति के अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ छल हुआ था। जमीन का बंटवारा बचाने के नाम पर उसे दोनों भाइयों की पत्नी बनाया जा रहा था। एक औरत की बलि चढ़ाई जा रही थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जीने के लिए घर से भाग निकली। लेकिन पुलिस के सामने यह साबित होना बाकी था कि ज्योति बहु विवाह यानी कि पॉलीगैमी का शिकार थी या नहीं। और भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब नदारद थे। ज्योति ने पंकज से झूठ क्यों बोला कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा पंकज का है, और अगर पंकज उसे छोड़ चुका था तो इस बार वो भागकर कहां और किसके पास जा रही थी? क्या ज्योति झूठ बोल रही थी और सच कुछ और था, या फिर उसका डर सही था और उसकी जान को खतरा था? और ये इन्होंने तो मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। क्या कंप्लेंट लिखवा था? मन ने तो पता था, फिर से भाग जागी। कब गायब हुई थी? 4 दिन पहले सवेरे नींद से उठे तो घर में ना दिखी, समझ के भाग गई। शोर इसलिए नहीं मचाया कि बेइज्जती हो जाती। अच्छा राम मर गई। इसके चाहने वाले तो गांव में आने लगे थे, उनके कारण और मिट्टी पलीत हो रही थी हमारी। मतलब कोई आया था? मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब उसने हमारा घर छोड़ ही दिया था, हमारे वारिस को लेके भाग गई थी, इज्जत का भट्टा बिठा दिया, तो फिर हमें क्या मतलब? वो सुसरी जिंदा है या मर गई? तुम लोगों ने उसे मारने की धमकी दी थी ना? भूल कर रहे दरोगा, हमारा वंश बढ़ाने वाला था उसके पेट में। बालक के आने तक तो हम उसे खरोच तक नहीं आने देते। घर में रहती, जिंदा रहती, ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने, मार दिया होगा। मर गई तो हम क्या करें? ज्योति जिस रात गायब हुई, तू कहाँ था? घर पे ही थे। और कहाँ थे हम? और तू? अरे घर पे ही था। किशन ने बताया कि ज्योति से मिलने कोई आदमी आया था, अंदाजा है कौन था वो? यो तो पता नहीं कौन था, पर हाँ कोई तो मिलने आया था। भाई साहब, ये ज्योति का घर यही है क्या? हाँ भाई साहब, क्या घर तो यही है, बाकी तू बता, तू कौन है? क्या काम है तूने ज्योति से? भाई साहब जेल भिजवाना है उसको। मुमताज बन के मेरे ऑफिस में काम कर रही थी और पैसे लेकर भागी है वो। बोला तू जेल भिजवाएगा? बेवकूफ लग रहे हैं हम। नहीं नहीं भाई साहब देखिए, आशिकी लड़ाने आया ना ज्योति से? मार साले को। आशिकी लड़ाने आया ना? तेरा हवाई जहाज में आता हूं मैं साले। रिंकू समझा। अरे ये तेरी ज्योति मुमताज जो कोई भी है अभी आना रहती, अपने बाप के घर पे है वो, वहीं जाके बस। शर्मा, ये ज्योति ने बताया था कि उसे बहुविवाह पॉलीगैमी के नाम पर दोनों भाइयों के साथ सोने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसकी गवाह उनके घर की नौकरानी वो बिट्टो थी। ज्योति झूठ बोल रही है सच बोल रही है, ये जानने के लिए बिट्टो का मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सर ज्योति के ससुराल वालों ने कंप्लेंट लिखवाई थी कि बिट्टो उनके घर पे चोरी करके भागी। तुम्हें लगता है ये ज्योति के ससुराल वाले सच बोल रहे हैं? हेलो, क्या? ठीक है सर, दिल्ली से पीएसआई तोमर का फोन था। पंकज अपने घर से गायब है या गायब कर दिया गया है? शर्मा, इस पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकालो और अपने खबरियों का अलर्ट करो। ये बिट्टो और इस पंकज दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी क्यों है तने मरने की? एक बार मारा काम हो जाने दे, फिर तेरी यो इच्छा भी पूरी कर दे। इसलिए खा पी के तू मस्त रह। नहीं, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो यहाँ से। यो तेरी सजा है जिसे तुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं खाना। सर वो लोग इंसान नहीं थे सर, जानवर थे वो लोग सर। अपने लोन के पैसों के लिए मुमताज को ढूंढते हुए मैं सर वहां पर चला गया सर। आप मानेंगे नहीं सर, उन लोगों ने मुझे थप्पड़ों से मारा सर। ज्योति के पति संदीप के घर जाने के बाद तुम उसके पिता किशन के घर भी गए थे? हाँ सर, मेरा जाना मजबूरी था, लेकिन मैं डरते डरते गया सर, पता नहीं क्या हो जाए।
देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लोन के पैसे वापस दिलवा दो वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि तुमने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है सर, प्लीज मेरा यकीन करिए सर। अगर आप मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करेंगे ना तो मैं वादा करती हूँ आपके पैसे वापस दिलवा दूंगी सर। मैं मेरे होने वाले बच्चे की कसम खा रही हूँ सर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ धोखा हुआ सर। प्लीज मेरी मदद करिए। देखो मुझे बेवकूफ मत बनाओ इस तरह से बार बार, आई ना समझ में? कौन है तू? सर वो गिड़गिड़ा रही थी सर, बच्चे की कसम खा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्रॉड उसने किया या फिर किसी और ने किया। एक्चुअली ये फ्रॉड था क्या, और तुम्हें क्यों लगता है कि ज्योति इसमें इन्वॉल्व थी? ज्योति मेरे यहाँ पर लोन डिपार्टमेंट में काम करती थी। जितने भी ये लोन सैंक्शन हुए हैं ना, सब उसी के थ्रू हुए हैं। सर ये 2 लाख के लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। पेपर्स तो सब क्लियर हैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी क्या है? सर रिटर्न की गारंटी के लिए वो अपने लैंड के पेपर्स डिपॉजिट करेंगे, और मेरे शौहर के अच्छे दोस्त हैं, फ्रॉड नहीं है। अच्छा, इन सारे लोन्स में उसके पति पंकज अहमद वो भी इन्वॉल्व था? हाँ सर, ज्योति ने बताया था कि जितने भी क्लाइंट थे वो उसके पति के थ्रू आए थे। शुरू में तो सर उसने EMI प्रॉपर टाइम पे करवा करना सर मेरा विश्वास जीत लिया, लेकिन अभी 4-5 महीने से सर लोन की एक भी EMI नहीं आ रही है सर, और यही अमाउंट मेरा कुछ 26 लाख रुपए अटका पड़ा है सर। 26 लाख? जी हाँ सर, इतना बड़ा अमाउंट था, इसलिए सर मुझे ज्योति के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी हो गया था सर। जो लोन आपके थ्रू सैंक्शन हुए हैं ना, वो रिकवरी नहीं हुई ना, तो पैसे सारे आपको भरने पड़ेंगे या फिर जेल जाना पड़ेगा, समझिए आप? और सर फिर वो एक दिन अचानक गायब हो गई और मुझे डाउट हो गया। मैंने सारे पेपर मंगवाए और चेक किया, और सारे पेपर सर फर्जी निकले। जिन अकाउंट्स में लोन ट्रांसफर हुए वो अकाउंट्स भी फर्जी निकले। ये सारे लोन्स जो भी ज्योति के थ्रू सैंक्शन हुए थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और वो लोन का पैसा जिन जिन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ था, सबकी डिटेल्स चाहिए अर्जेंट। शर्मा, ये पंकज और लोन का 26 लाख रुपया दोनों ही गायब है, लगता है दोनों ही फ्रॉड भी है। सर मुझे तो इस नवीन पे भी डाउट हो रहा है, ज्योति की वजह से उसे 26 लाख का फटका लगा, पर वो इतने आराम से बैठा हुआ है। ये नवीन ने जो स्टोरी सुनाई है, जरा पता करो इसमें कितनी सच्चाई है। जी सर। सर ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत रात 8 से 9 बजे के बीच सर पे रॉड या किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुई। तो उसकी बॉडी को जलाने की भी कोशिश तो की गई, लेकिन पेट्रोल या केरोसिन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये ज्योति जो घर से बैग लेकर भागी थी, वो भी उसकी बॉडी के पास खुला हुआ पड़ा मिला, और उसमें जो कपड़े थे वो भी उसकी बॉडी पर अधजले मिले। इसका मतलब तो लगता तो ऐसे ही। और ये पंकज, उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर उसका फोन फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लिया गया है, और ज्योति के मर्डर के वक्त उसकी लोकेशन उसके गांव की थी। और ये प्रॉपर्टी के पेपर? सर वो भी फर्जी है। कुछ फर्जी, ये सिम कार्ड ये भी फर्जी डॉक्यूमेंट पे लिए गए, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स फर्जी, यहां तक कि बैंक के सारे अकाउंट वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट पे खोले गए। पता करो ये सारे अकाउंट्स किसने और कैसे खुलवाए, और ये भी पता करो उन सारे अकाउंट से किसने और कब कब पैसे निकलवाए। इसी से इस पंकज और ज्योति के फ्रॉड का पता चले शायद। जी सर। और सुनो, ये बिट्टो, इसका कुछ पता चला? सर नहीं, हमारे खबरी काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। हमने गांव के लोगों से भी ये पॉलीगेमी बहु विवाह के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की। सब लोग ज्योति के भागने को गांव की इज्जत के साथ जोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा। शर्मा, ये तो पता करना पड़ेगा कि ज्योति घर से भागने के लिए झूठ बोल रही थी या सचमुच में ऐसा था कि दोनों भाई उसे बीवी बनाकर उसके साथ रेप कर रहे थे। तो बिट्टो को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही असली सच्चाई था। सर इनमें से आधे से ज्यादा अकाउंट्स खाली कर दिए गए। एटीएम कार्ड के डेली लिमिट के हिसाब से पैसे विड्रॉ किया जा रहा है। मतलब बैंक ना जाना पड़े इसलिए 90 अकाउंट खोले गए? जी सर, लेकिन अब भी कुछ अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए बचे हुए। उन्हीं में से एक अकाउंट में से ज्योति के मर्डर के बाद एटीएम में से 25,000 रुपए विड्रॉ किए गए। शर्मा, उस एटीएम का पता करो जिससे पैसे निकाले गए, और उस एटीएम की CCTV फुटेज भी निकलवाओ। सर सर पंकज की मोबाइल लोकेशन के मुताबिक जिस वक्त ज्योति को किडनैप किया गया, उसकी मोबाइल की लोकेशन जयपुर के जगतपुर एरिया की थी। पर यह भी पता चला कि हर महीने 15 दिन में उसकी मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया में 3 से 4 दिन के लिए होती है। जयपुर की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और पता करो इस पंकज का उस एरिया से क्या संबंध है। जी सर। जयपुर पुलिस की मदद से पंकज की तलाश शुरू हुई, और तभी उन्हें हरियाणा से एक ऐसी लीड मिली जिसने कई सवालों के जवाब तय कर दिए।
सर जयपुर पुलिस पंकज की तलाश कर रही है, लेकिन वो अब तक हाथ नहीं लगाए। और सर इसमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की उस एटीएम की फुटेज है जहाँ पे ज्योति के मर्डर के बाद फेक अकाउंट से 25,000 रुपए निकाले गए। ये आदमी मुंह पे गमछा बांधा हुआ है, शक्ल तो पहचान में नहीं आ रही है। शर्मा, ये पंकज जैसा तो नहीं लग रहा है, ये बॉडी स्ट्रक्चर से मैच नहीं हो रहा। एक काम करो, इस एटीएम से इस टाइम पर जितने भी नोट निकाले गए उनके सारे सीरियल नंबर बैंक से पता करो। और हाँ, वो लड़के जो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं ना, इन सारे 90 अकाउंट्स के वेरिफिकेशन के लिए जो लड़के गए थे उन सबको पूछताछ के लिए बुलाओ। सर कैसे पॉसिबल है कि फर्जी डॉक्यूमेंट से 90 अकाउंट खुल गए और किसी को गलत नहीं लग रहा है? एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, बिट्टो का पता चल गया। कहाँ है वो? एक आदमी को रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी, वहीं इसे हॉस्पिटल लेकर आया। जैसे ही इसे होश आया बोली पुलिस को बुलाओ। बहुत ही डरी हुई थी। कहाँ थी तुम इतने दिन और किससे बचकर भाग रही थी? पूरा जानवर लोग है साहब, वो इंसानों का परिवार नहीं, राक्षस है वो लोग। गांव में अम्मा की तबीयत खराब है, थोड़े पैसे चाहिए। 4 दिन पहले तनख्वाह दिए तेरे को, अब किस बात के पैसे मांग रही है? थोड़ा एडवांस चाहिए, काम करके सब चुका देंगे। काम तो बड़ा तू यहाँ हल चला रही है, लाखों में सैलरी है जो तुझे एडवांस चाहिए। भाई ध्यान रखिए उस पे, चोरी चकारी करके भाग ना जाए। जब खड़ी मुंह के देख रही है, जा जाके लस्सी लेके आ। बिट्टो, अरे क्यों उदास है तू? कितने पैसे चाहिए? 10,000 चाहिए थे। 10 बस, ये ले। पूरे 20 वापस नहीं करना तेरे को, मैं खुद वसूल कर लूंगा। हाँ देख, मैं क्या कह रहा था, सुन, तेरे को माँ का इलाज कराना है। माँ का सोचकर हम सब बर्दाश्त करते थे। अच्छा, ये ज्योति घर से गई क्यों थी? उनकी किस्मत भी हमारी तरफ उल्टी थी। जमीन बचाने के नाम पर भेड़िया लोग भाभी के साथ जबरदस्ती करते थे। दोनों भाइयों के लिए एक ही बीवी ऐसा होता। सही किया उन्होंने वहां से भाग गए, कि भागने के बाद उन लोग की बहुत बेइज्जती, और ये झूठी इज्जत बचाने के लिए वो लोग भाभी को मारने के लिए ढूंढ रहे। मतलब रामफल और उसके दोनों बेटों ने तुम्हें कैद करके रखा था, पर मजबूरी में ही सही तुम वो कर रही थी जो वो करवाना चाहते थे। तेरे इन दो नालायकों ने पहले ज्योति की जिंदगी बर्बाद की और तूने बिट्टो की। जब ज्योति से वारिस चाहिए था तो उसे मारा क्यों? हमने उसे नहीं मारा, हमें तो बच्चे के आने का इंतजार था। अगर तूने नहीं मारा तो तेरे नालायक बेटों ने मारा होगा ना? क्यों? मारना होता तो थारे आके उसको बचाने का इंतजार थोड़ी ना करते, कद का मार देते सर। हमने नहीं मारा साहब, वारिस की खातिर हमने बिट्टो को नहीं मारा तो ज्योति को कहां से मारेंगे हम? शर्मा, ये इतनी आसानी से नहीं बताएंगे, हड्डियां तोड़ो इनकी। सर सच बोल रहे हैं सर। सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, टारगेट पूरा नहीं होता तो सैलरी भी नहीं मिलती, इसलिए जो भी व्यक्ति जहां बुला लेता है वेरिफिकेशन के लिए वहां चले जाते हैं। उन लोगों को देखोगे, पहचानोगे? हाँ सर, श्योर, पहचान लेंगे। सर बताते, बताओ। सर हमें झूठे वेरिफिकेशन के लिए पैसे मिले थे सर। किसने दिए थे पैसे? बोल। पंकज ने, वो हमें अलग अलग जगह पे मिलने के लिए बुलाता था और उसने कहा था इस काम के लिए पैसे मिलेंगे और हम मान भी गए, पर कुछ दिन बाद पैसे आना बंद हो गए और वो दोनों गायब भी हो गए। वो दोनों? दूसरा कौन था? मतलब कोई औरत थी? नहीं सर, वो औरत नहीं, आदमी था। पंकज भाई, अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हुई है। मैं बैठा हूं ना बैंक में, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम पर कोई हाथ नहीं डालेगा। तू तो उन्हें बचा रहा था ना, तो अब आया ना पुलिस के हाथ में, तो अब कौन बचाएगा तुझे?
पंकज कहाँ है? बोल, पंकज कहाँ है? सर जयपुर में। जी पंकज यही रहता है? कौन पंकज? यहाँ मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड रहते हैं, और उनका नाम पंकज नहीं निखिल है। वो देखिए, वो आ रहे हैं। सर मेरा असली नाम निखिल है। मैंने ज्योति से झूठ कहा था कि मेरा नाम पंकज है। सर मैं पहले से शादीशुदा हूँ और ज्योति को मेरे सच के बारे में पता ना चल जाए, इसीलिए झूठ का सहारा लिया था। समझ गया, आगे बोल। सर सुमित और मैं एक साथ जयपुर से दिल्ली आए थे। सुमित की तो दिल्ली में बैंक में नौकरी लग गई, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, तो मैंने सुमित के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। देख, तू अगर अपने बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवा दे तो हम लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं। अब इतने सारे अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे लोग और डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे वेरिफिकेशन होता है यार बैंक की तरफ से। देख, तू बस वेरिफिकेशन संभाल ले, लोग और डॉक्यूमेंट्स मैं अरेंज कर दूंगा। सर मैं सेल्स में था, लोगों को फंसाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। पैसों का लालच देकर मैंने कुछ लोग खड़े किए और इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे उनके अकाउंट खुलवा दिए। और उसके बाद तूने ज्योति को बेवकूफ बनाकर फर्जी प्रॉपर्टी के कागजात बनाए और उन कागजात पर लोन्स उठाए। जी सर। वो बेचारी तुझे फरिश्ता समझ रही थी, तो शैतान निकला। उसे मारा क्यों? नहीं सर, मैंने मारा नहीं है सर ज्योति को। अच्छा दिखाओ ये। जिस दिन ज्योति का मर्डर हुआ तेरी लोकेशन उसी गांव में थी, सच बोल, क्यों मारा उसे? सर मैं मानता हूँ कि मैं ज्योति के गांव गया था, लेकिन उसे मारने नहीं गया था, अपनी पासबुक और एटीएम लेने गया था। सर सुमित ने तो सारे पैसे अपने अकाउंट से निकाल लिए थे। मैंने अपना पूरा घर छान मारा, ना तो मुझे पासबुक मिली ना एटीएम मिला। सर मैं अच्छे से जानता था कि ज्योति के गांव जाना खतरे से खाली नहीं है, पर मैं क्या करता वही बार बार फोन करके बुला रही थी। तो मुझे लगा मैं गांव जाऊंगा, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा और अपना पासबुक और एटीएम ले लूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, फ्रॉड किया मेरे साथ। देखो, तुम्हें अगर पासबुक और एटीएम चाहिए ना, तो बदले में तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। सोच लो पंकज। हाँ तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ना ज्योति, लेकिन उसके लिए मुझे पासबुक और एटीएम चाहिए ताकि मैं सब अरेंज कर पाऊँ। जैसे सब अरेंज हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पक्का। तुम्हारी नीयत में समझ चुकी हूँ पंकज, अब तुम्हें पासबुक एटीएम कुछ भी नहीं मिलेगा। और सर उसके बाद ज्योति वहाँ से चली गई। मेरे फंसे हुए पैसे मिलने का कोई चारा ही नहीं था। और सर मैं जानता था कि ये फ्रॉड का केस एक दिन सामने जरूर आएगा, इसलिए मैं चुप बैठ गया था। पर सर मैं कसम से कह रहा हूँ सर, मैंने ज्योति को मारा नहीं है सर। अगर ये पंकज सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज्योति को किसी गांव वाले ने या उसी के घर वाले ने मारा है, जिसे पता था कि ज्योति के पास पासबुक और एटीएम कार्ड है, क्योंकि एटीएम से पैसे ज्योति के मरने के बाद ही निकाले गए। सर मैं एक काम करो, जरा गांव में पता करो कि कौन है जो अचानक से अमीर बन गया है और पैसे उड़ा रहा है। जी सर। सर वो तो खुद लोगों को बोल रहा है कि उसी ने ज्योति का मर्डर किया। जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही, पर एडवांस में वही सीरियल नंबर के नोट्स बांट रहा है जो ज्योति के मर्डर के बाद एटीएम से निकाली गई। उठाओ इसे। तो बता क्यों मारा अपनी बेटी को? कभी न मैंने नहीं मारा हमारी छोरी ने। अच्छा, जो तो खुद ही बताता हुआ घूम रहा है पूरे गांव में कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, वो क्या है? अरे वो तो इज्जत की खातिर झूठ बोलना पड़ेगा। रोका। अरे अपने गांव में बिरादरी की इज्जत की खातिर अपनी छोरी ज्योति का खून मैंने अपने हाथों से कर दिया। अच्छा। और वो झूठ मैंने खुद फैलाए थे, तभी तो बबलू का बाप बबलू और प्रिया की शादी के लिए तैयार हो गया। इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहां से? क्यों? क्योंकि जिसने तुझे वो पैसे दिए ज्योति का मर्डर उसी ने किया है। यूं तो ज्योति को मारने के बाद एटीएम से पैसे तूने निकाले थे। और वो एटीएम कार्ड तूने इसे दिया। हाँ, क्योंकि मेरी शादी ना होने में सिर्फ दो ही प्रॉब्लम थी, एक पैसे की और एक दीदी के वजह से जो हमारी बदनामी हुई थी उसकी। पर इन्हीं दो वजह से बबलू के बापू हमारी शादी को ना करा रहा था, और फिर दीदी ने एटीएम दे के और पासबुक दे के हमारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। छोटी, मुझे माफ कर दे, हमारी वजह से तेरी शादी टूट गई। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसे ठीक करूंगी। ये ले पासबुक और एटीएम कार्ड। इस अकाउंट में ना कम से कम 7-8 लाख रुपए हैं।
इससे तेरी और बबलू की शादी धूमधाम से हो जाएगी। फिर मैंने बबलू को बताया कि हमारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो इसने कहा पैसे तो हो गए, पर जो दाग इज्जत पे लग गया उसका क्या? जब तक वो नहीं धुलेगा ना, हमारा पप्पू ना ब्याह के लिए हाँ नहीं करेगा। और ऊपर तब तक ज्योति थारे ही घर में थारे ही साथ रह रही है। मैंने तेरा बाप नहीं समझ में आता, मारने के बजाय उसकी तीमरदारी में लगा हुआ है। अरे वो नहीं मार रहा तो क्या हो गया, हम मार देते हैं, है ना? और सारा पैसा भी हमारा ही हो जाएगा और तेरा बापू भी खुश हो जाएगा। उसके बाद दीदी जहाँ भी जाती मैं पूरी नजर रखती उस पर। फिर वो एक दिन पंकज से मिलने गई तो मैंने बबलू को कॉल करके सब बता दिया, दीदी निकल चुकी है। अगर मैं सारे पैसे बापू ने दे देती तो मुझसे 1000 सवाल पूछता, इसलिए मैंने पैसे बबलू को दे दिए, ये कहकर कि इज्जत तो वापस आ गई है, तो फिर अब शादी पैसे की वजह से क्यों रुके। और ये पैसे उसने बापू को दे दिए। और वैसे भी मेरी शादी दीदी की वजह से टूटी थी, हमारी बदनामी हुई थी, पहले जैसा सब करना था, तो इसलिए मार दिया दीदी को। अब जाओ जेल, वहीं निकलेगी तुम्हारी बारात। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। हम गलत बातों, गलत चीजों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, आवाज उठाएंगे तो समाज बदलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।